जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं आप सभी बिहार डीएलएड की तैयारी करने वाले छात्र के लिए। आज हम लोग का चलेगा प्रैक्टिस सेट पहला। कहिएगा सर प्रैक्टिस सेट पहला। अभी तक तो सर 2 बार करा चुके हैं, लेकिन ये है अब सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला प्रैक्टिस सेट पहला, ठीक है ना। इसके बाद फिर हिंदी का चलेगा, तब चलेगा प्रैक्टिस सेट 2 वाला सीरीज, समझ रहे हैं ना, इस तरह से चलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सेट लगाना शुरू कीजिए। कल हम होमवर्क के रूप में आप सभी से पूछे थे कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। चलिएगा करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जीके जीएस का पूछ रहा है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से, यानी पीने वाला फसल, कहिएगा सर फसल को कैसे पी सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब उसको हम पीने के रूप में यूज करते हैं, खाते नहीं हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत में अग्रणी उत्पादकों और निर्यातक में है। यानी कि भारत जो हमारा है दुनिया में अग्रणी उत्पादक भी है, यानी उत्पादन करने में भी अग्रणी है, और निर्यातक यानी कि दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने में भी अग्रणी है। तो वो कौन सा फसल है हमारे देश का। तो पेय फसल है, तो इसलिए दे रखा है कॉफ़ी, दाल, चाय या दही। तो भाई दही फसल तो कोई है नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चाय। ठीक है, कॉफ़ी नहीं लगाइएगा, चाय हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भारत जो है दुनिया में अग्रणी उत्पादन में भी है और निर्यातक में भी है, तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। मुद्रण माने कि प्रिंटिंग, इंग्लिश में इसी को प्रिंटिंग कहते हैं। तो प्रिंटिंग का तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी। तो करेक्ट आंसर चाइना तो भाई होगा ही, तो चाइना, जापान और कोरिया। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल देखिए एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए आपसे कि मुद्रण की तकनीक की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई। तो क्या बोलिएगा, चाइना में हुई। अच्छा, पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई, तो कहिएगा सर ये 1556 ईस्वी से होता है। कैसे समझिएगा, भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है ना, वो 1556 ईस्वी में होती है भारत में। कहाँ पर, इंडिया में 1556 ईस्वी में स्थापना होती है। कहाँ पर, कहिएगा सर गोवा में। गोवा में एक जगह का नाम है, क्या लिख देते हैं, याद रखिएगा आप, सेंट पॉल कॉलेज। ठीक है, सेंट पॉल कॉलेज में इसकी स्थापना होती है 1556 ईस्वी में गोवा में, याद रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की, तो पुर्तगालियों ने किया था। ये सवाल पूछा जाता है। तो भारत में प्रिंटिंग का शुरुआत किसने किया था, कहेंगे सर पुर्तगाली ने किया था, याद रहेगा ना। तो इतना पॉइंट आप बस ध्यान रखिएगा, भारत के बारे में जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं। मतलब किस चट्टान में खनिज विशेषकर पाया जाता है। चलिए लगा लिए होंगे आप सभी लोग अपना आंसर। इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर तलछटी चट्टान। कहिएगा सर तलछटी चट्टान किसको कहते हैं। तो देखिए चट्टान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग पढ़े होंगे सर, विशेषकर 3 प्रकार के। एक तो होता है आग्नेय चट्टान, एक पढ़े होंगे आप सभी लोग आग्नेय चट्टान, एक पढ़े होंगे आप सभी लोग अवसादी चट्टान, और एक आप सभी लोग पढ़े होंगे कायांतरित चट्टान। पढ़े हैं ना, कायांतरित चट्टान। तो ये टोटल 3, विशेषकर 3 ही होते हैं। अब इसी के अलग अलग भाग होते हैं। तो इसी अवसादी चट्टान को कहते हैं क्या, तलछटी चट्टान, याद रहेगा ना। इसी तलछटी चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसी में विशेषकर पाया जाता है भाई क्या, जीवाश्म ईंधन। अब सर जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, तो आप सभी लोग को कल ही बताए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। एक प्रकार का आप इसको खनिज भी बोल सकते हैं। तो वही सवाल पूछ रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं, तलछटी चट्टानों में, यानी अवसादी चट्टानों में, याद रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। पहला, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र यानी जल से करंट बनाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर भारत में पहला यदि बोला जाए तो वो था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में लगाया गया था। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अच्छा, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में कहाँ पर लगाया गया, विशेषकर थोड़ा ये डिटेल में पूछता है। तो जगह का नाम याद रखिएगा, सिद्रपोंग जगह का नाम है। ठीक है, वहीं पर लगाया गया था। कब की बात है भाई, तो 1897 में लगाया गया था, 1897 ईस्वी में। ये पूरे एशिया का पहला
पूरे एशिया महादेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र था, इसीलिए ये क्वेश्चन फेमस और पूछा जाता है। तो इसके बारे में ये सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लगाया था, सिद्रपोंग नामक जगह पर 1897 ईस्वी में, ठीक है ना। ये पूरे एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र था और इसकी क्षमता यदि पूछा जाए तो 130 मेगावाट बिजली बनाने का इसका जो है क्षमता था, 130 मेगावाट, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में दूसरी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर लगी, तो भाई 1902 ईस्वी में लगी। 1902 ईस्वी में कहाँ पर सर, तो ये लगा था बाबू शिव समुद्रम में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है, शिव समुद्रम में लगी थी। अच्छा, ये शिव समुद्रम सर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में किस नदी के तट पर सर, तो कावेरी नदी के तट पर। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड वाला और ये था फर्स्ट वाला, तो ध्यान रखिए ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहीं सर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, 1/6 भाग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, किस धारा के तहत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 342 के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। और भील जनजाति विशेषकर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है राजस्थान में, इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देते हैं। राजस्थान में विशेषकर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में पाया जाता है भील जनजाति, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा सर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो भी याद रखिएगा, गोंड है, ये दूसरी है, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये पहली सबसे बड़ी है। और तीसरी बोला जाए तो ये हो जाएगा, है ना, संथाल जो है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है। कहने का मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी वाला राज्य है, तो क्या बताइएगा, एमपी, ये बताइएगा एमपी, ये भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी वाला राज्य है, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अच्छा आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति माने औद्योगिक सेक्टर में जो उछाल देखने को मिला वो किस उद्योग से मिला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वस्त्र उद्योग से मिला था। अब इंग्लैंड में बेसिकली जो औद्योगिक सेक्टर था उसका वो कपड़ा से ही चलता था ज़्यादातर मार्केट। तो उसमें क्या होता था, महिला पुरुष जितने भी लोग थे वहाँ पर सब लोग, वो लोग का मेन व्यवसाय था कपड़ा बनाना। जैसे रुई वगैरह ढूंढ रहा है, धागा बना रहा है, फिर उस कपड़ा बनाना है, तो ये सब काम हाथ से ही होता था। तो हाथ से होता था भाई, सिंपल सी बात है कि स्लो वे में ही होगा, है ना, ज़्यादा स्पीड तो होगा नहीं। तो फिर 1733 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जॉन के, उसने फ्लाइंग शटल नाम का एक मशीन बनाया। उससे हुआ ये कि कपड़ा जो है ना डबल स्पीड में बुनना शुरू हो गया, मतलब जो धागा होता था उससे डबल स्पीड में बुनाई होना शुरू हो गया। अब जब कपड़ा यानी धागा जो है वो डबल स्पीड में बुनाई होगा तो धागा का मांग मार्केट में बढ़ेगा। अब धागा फिर जल्दी से चाहिए, तो अब क्या किया, स्पेनिंग जेनी नाम का एक आविष्कार हुआ 1764 ईस्वी में। स्पेनिंग जेनी एक मशीन का नाम है। 1764 ईस्वी में जेम्स हार्गिवस ने इसका खोज किया था। अब ये मशीन क्या करता था, एक साथ कई धागे को काट सकता था और धागा बना सकता था। तो धागा बनाने वाला भी मशीन आ गया। फिर आगे चल करके एक वाटर फ्रेम नाम का आविष्कार हुआ मशीन का 1769 ईस्वी में जाकर के, रिचर्ड आर्कराइट ने उसका खोज किया था। ये बस वही था, ये भी सूत कताई ही मशीन था लेकिन ये पानी से चलता था। फिर पावर लूम का आविष्कार किया गया, है ना, कई सारे मशीन का आविष्कार हुआ। फिर बड़े पैमाने पर कपड़ा बनना वगैरह ये सब शुरू हो गया। तो ये सिंपल सा कहानी है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाए कि इसमें एक क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है इस कहानी से। कैसे सर, तो अभी आपको बताया ना कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार, पहले फ्लाइंग शटल नाम का मशीन का आविष्कार होता है 1733 ईस्वी में। उससे क्या हुआ, जो कपड़ा का जो धागा था वो डबल स्पीड से बुनना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद धागा चाहिए स्पीड से, तब किस चीज़ का आविष्कार किया गया, तो स्पेनिंग जेनी का। ये याद रखिएगा, स्पेनिंग जेनी नाम का मशीन बना। ये कब बना, तो 1764 ईस्वी में इसका खोज होता है। कौन करता है भाई, ये वैज्ञानिक भी याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीवस, ठीक है, ये उसके वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने ही ये मशीन बनाया था। ये एक प्रकार का क्या था, सूत कताई मशीन था। सूत कताई मतलब धागा काटने वाला ये मशीन था। तो ये आपके बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिएगा कुछ दिन बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे यही चीज़, इसलिए बोल रही है, ध्यान रखिएगा। तो स्पेनिंग जेनी का 1764 ईस्वी में आविष्कार करते हैं जेम्स हार्गिवस। ये सूत कताई मशीन था। इससे क्या हुआ,
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और वस्त्र उद्योग में उछाल देखा गया। तो ये सब पॉइंट आप बस ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। अच्छा, नहीं करता है पूछ रहा है, सवाल को आराम से पढ़िएगा, एग्जाम में जब जाइएगा तो नहीं बोल रहा है। तो विविधता में एकता, लोकतंत्र को मजबूती कौन देता है, कौन नहीं देता, नहीं देता। तो विविधता में एकता, जब एकता है तो भाई लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, सही है। सर्वधर्म धर्म समभाव, ये भी अच्छा है भाई, ये भी, इससे भी मजबूती ही मिलेगा। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये गलत है। और विविधताओं में राजनीतिक प्रभाव, हाँ राजनीतिक प्रभाव तो देखने को मिलता ही है। यानी कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए सब कथन तो सही है, तो मजबूती प्रदान कौन नहीं करता है, तो कहेंगे सर ये ऑप्शन सी फिर सही है ना। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष के कारण हमारा लोकतंत्र जो है वो उसकी मजबूती कम होती है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ये तो बस शब्द से ही आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं मापनी क्या है, बताइए मापनी है क्या, अनुपात है, कथन है, दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपात। देखिए मापनी जो है ना, ये मुख्य रूप से दूरी का ही अनुपात है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, मापनी करता क्या है, आप कोई इमेज वगैरह यानी मानचित्र वगैरह लीजिएगा तो उसमें देखिएगा कहीं पर आपको कॉर्नर में लिखा हुआ मिलेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो इसका सर क्या मतलब है, मतलब कि जब आप मानचित्र में 1 सेंटीमीटर मापिएगा तो रियल ज़मीन में जाकर के आप 10 किलोमीटर मापिएगा। तो वही अनुपात को दिखाता है, 1:10। इसका मतलब यही हो गया कि मानचित्र में यदि आप 1 मापते हैं तो रियल ज़मीन पर जाकर के आपको 10 किलोमीटर मापना होगा। तो दिखाता क्या है, एक तरह से ये दूरी को ही दिखा रहा है। मापनी क्या दिखा रहा है, एक तरह से दूरी के अनुपात को ही दिखाता है, लेकिन दिखाता ये अनुपात में, इसीलिए आंसर हो जाएगा अनुपात। यदि अनुपात ऑप्शन में नहीं रहता तब आप दूरी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी आपका ऑप्शन ए वाला होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का वर्णन राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। अनुच्छेद किस में शामिल किया गया है भाई, किस में इसका चर्चा मिलता है पंचायती राज का, अनुच्छेद 40 में मिलता है। पंचायती राज से संबंधित कुछ टॉपिक आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो इसको संवैधानिक दर्जा लिख देते हैं थोड़ा सा। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक ऐसे ही होता है ना जी। संवैधानिक दर्जा जो इनको प्राप्त होता है पंचायती राज व्यवस्था को, ये 73वां संविधान संशोधन के तहत मिलता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी यदि पूछा जाए, पूछ लेता है कभी कभार, तो 1992, ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है पंचायती राज व्यवस्था को। और इसी के तहत संविधान में 11वां अनुसूची भी जोड़ा गया है ना। 73वां संविधान संशोधन के तहत इस संविधान में 11वां अनुसूची जोड़ा जाता है। 11वां अनुसूची आप सभी लोग पढ़े होंगे। 11वां अनुसूची में किसका चर्चा मिलता है, पंचायती राज का, ठीक ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी इसका चर्चा जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 40 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, है ना, भोपाल त्रासदी में। अच्छा, भोपाल त्रासदी कब होता है, 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। कहाँ का कंपनी था सर, यूएसए का कंपनी था। कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड नाम का कंपनी था। इन्हीं में क्या होता है, 3 दिसंबर 1984 को एक मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव होता है और बहुत भारी दुर्घटना होती है, कई लोगों की जान जाती है इसमें, है ना। अच्छा, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी में कौन सा चीज़ बनता था, एक कीटनाशक दवा बनाने वाला ये कंपनी था। क्या बनाता था ये भी लिख ही लीजिए, जब सब कुछ बता ही दिए तो। कीटनाशक दवा बनाने की ये कंपनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब हो सकता है पूछा जाए आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना है सतलज नदी पर बना हुआ। अच्छा, भाखड़ा नंगल जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या था, यदि आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो भाई इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था विद्युत यानी कि बिजली बनाना, विद्युत उत्पादन और प्लस में सिंचाई इसका काम था, है ना। बेसिकली यही काम होंगे भाई, विद्युत उत्पादन होगा और पानी जो नीचे गिरेगा उसका सिंचाई व्यवस्था में काम आ जाएगा। इससे विशेष करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सब वाला जो एरिया है उसको लाभ मिलता था। अच्छा, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का
पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन था? ये तो पूछा कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, लेकिन पूछा जाए कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अच्छा, बहुउद्देशीय शब्द सर क्यों यूज करते हैं? बहुउद्देशीय का मतलब यही है कि कई सारे उद्देश्य की वजह से उनको बनाया गया था नदी पर, जैसे बाढ़ रोकना हो, बिजली बनाना हो, सिंचाई करना हो, इसलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोल देते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी नदी पर बनने वाला परियोजना, उसका नाम क्या था? पहला था वो भारत का, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना भी सीधे बोल देते हैं लोग इसको, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत का पहला था, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली है इसलिए इसका एक डेट बता देते हैं। 1948 से जो है ये बनना शुरू हो गया था, ये फिक्स नहीं हो गया था, 1948 से ये बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ये आप बस ध्यान रखिएगा। इसका भी यही उद्देश्य था, जैसे बाढ़ वगैरह रोकना है, विद्युत उत्पादन करना है, सिंचाई वगैरह के लिए ये सब बनाया गया था। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट। अगले क्वेश्चन पर आइए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ रहा है बिहार में तो स्थित है, लेकिन किस शहर में स्थित है बताइए? पहले तो यही याद रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है कहाँ, हवाई अड्डा तो बिहार में है। किस शहर में है भाई? तो पटना में स्थित है। कहाँ पर कहेंगे सर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा 2-3 और आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम यानी कि बिहार डिलेट में पूछा जा सकता हो। अगर सवाल पूछा जाए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद यहाँ से आप जोड़ लीजिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यदि पूछा जाए तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर? हैदराबाद में ना जी, वाराणसी में तो लाल बहादुर वाला है, तो हैदराबाद में। और यदि आपसे पूछा जाए कि लाल बहादुर वाला है ना, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये है वाराणसी में। और एक और याद रखिएगा, वीर सावरकर। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, लेकिन विशेषकर मुझे जो लग रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है वीर सावरकर, चूँकि व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं ना, तो इसलिए व्यक्ति वाला सारा का सारा आपको करा दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो। तो राजीव गांधी हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर कहेगा सर? पोर्ट ब्लेयर में। लेकिन आप सभी को अच्छे से पता होगा पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया सितंबर 2024 में ही, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नाम इसका रख दिया था पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप बेसिकली ध्यान रखिएगा। यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए सिर्फ वैसे एक ही मिलेगा, जैसे पूछा जाए ना सवाल कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो पूछेगा या तो पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन मिलेगा या फिर श्री विजयपुरम मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। तो लगाना है आपको, बेसिकली यही पूछा जाता है। अब श्री विजयपुरम ही पूछा जाता है, नाम इसी का, पोर्ट ब्लेयर का जगह का नाम ही चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया है, तो आप श्री विजयपुरम ही मिलेगा ऑप्शन में, तो आप यही लगाइएगा। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर सर है कहाँ पर स्थित, तो इतना तो आप सभी को पता होगा ना, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम था पोर्ट ब्लेयर, तो उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो ये भाई 1972 से लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा कौन थे जी? मैगलन थे। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय राजधानी पूछ रहे हैं, भारत की राजधानी नहीं पूछ रहे, वित्तीय राजधानी पूछ रहे। तो वित्तीय राजधानी याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजनीतिक राजधानी कौन सा है, तो नई दिल्ली। कौन सी? दिल्ली सिर्फ नहीं बोलिएगा, नई दिल्ली भारत की राजनैतिक राजधानी। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो क्या बताइएगा? वाराणसी बताना है। कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर वाराणसी, याद रहेगा ना। अच्छा, मुंबई के बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, वापस लेते हैं, मुंबई के बारे में डिटेल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या क्या। तो ये किस द्वीप पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो ये है सॉलसेट नामक द्वीप पर स्थित, सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। पॉइंट नोट करते जाइएगा। अगर पूछा जाए कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 7 टापुओं का शहर या 7 टापुओं वाला शहर, इस नाम से इनको जाना जाता है। तो मुंबई को बसाने में या विकसित करने में मुख्य योगदान किसका रहा था भाई? तो विकास लिखकर डैश दे दीजिए। विकास में किसका योगदान रहा? तो उसका नाम था हैराल्ड अंगियार। क्या नाम था उसका? हैराल्ड अंगियार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से यानी कि मुंबई का विकास में मुख्य योगदान हैराल्ड अंगियार का था, इसीलिए हैराल्ड अंगियार को बॉम्बे नगर का जनक भी कहा जाता है भाई, बॉम्बे नगर का जनक कहा जाता है। बॉम्बे कह रहे हैं सर, कभी कहते हैं मुंबई,
तो मुंबई को ही पहले बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बॉम्बे और मुंबई अलग अलग जगह नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। ग्यूसेप मैजनी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में की, लेकिन कहाँ पर की? सवाल थोड़ा डिटेल में पूछा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बर्न में, स्विट्जरलैंड के बर्न में इसकी स्थापना की। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहेंगे हम, याद रखिएगा। और यहाँ से यदि आप ये याद रख लीजिएगा तो कई सारे क्वेश्चन इससे आप कर ले जाइएगा। 19वीं शताब्दी के आसपास की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। यूरोप महादेश तो आप सभी लोग जानते होंगे, यूरोप महादेश में राजा महाराजा का पहले शासन हुआ करता था 19वीं शताब्दी के आसपास। तो उसी में इटली भी पड़ता है, यूरोप महादेश में इटली भी एक देश है। वहीं पर जन्म लेकर पले बड़े एक व्यक्ति का नाम था ग्यूसेप मैजनी, जिसकी चर्चा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ग्यूसेप मैजनी वहाँ पर जन्म लेते हैं, वहीं पर पले बड़े हुए। 1831 ईस्वी में आकर इन्होंने इटली के राजा महाराजा के खिलाफ जो है एक विद्रोह यानी क्रांति का प्रयास किया। कब? तो भाई 1831 ईस्वी में आकर सर ये किया। तो लेकिन असफल हो गया, चूँकि इसका पहला प्रयास था, कई सारी कमियां रह गई होंगी, तो क्रांति असफल हो गया। लेकिन राजा महाराजा ने देख लिया कि ये हमारे खिलाफ यह जो प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? प्रदर्शन का यही कहना था कि ये चाहता था कि राजा महाराजा का शासन खत्म हो, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो। ग्यूसेप मैजनी का कहना यही था कि लोकतंत्र जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र है ना, उसी तरह से वहाँ पर भी वो चाहते थे। हालांकि वो भारत को देखकर नहीं चाह रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन हो वहाँ पर, ये नहीं किसी राजा महाराजा का शासन हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने 1831 में अपना पहला क्रांति का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। अब असफल जब हो गया तो राजा महाराजा आ गए, एकदम अलर्ट हो गए। इसने क्या किया, मैजनी को पकड़ने का आदेश दे दिया कि मैजनी को, ग्यूसेप मैजनी जहाँ देखे उसको पकड़ के लाओ। अब मैजनी क्या किया, भाग गया। मैजनी जो है वो इटली को छोड़ करके फ्रांस भाग गया। अब फ्रांस भाग गया तो वहीं पर उन्होंने 1831 ईस्वी में ही, लिखिएगा 1800, ये कुछ पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, नोट करते जाइएगा। 1831 ईस्वी में ही इसने वहीं पर एक संस्था बनाया जिसका नाम था यंग इटली। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यंग इटली नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ग्यूसेप मैजनी ने ही की थी 1831 ईस्वी में। अच्छा सर, गुप्त भूमिगत क्यों बोलते हैं इसको? तो गुप्त भूमिगत इसलिए बोलते हैं कि इसमें जितने भी क्रांतिकारी युवा सब सम्मिलित हो रहे थे ना, वो मतलब शांति भाव से सम्मिलित हो रहे थे, ताकि सरकार को पता ना चले। मतलब सरकार कहने का मतलब जो राजा महाराजाओं को पता ना चले कि भाई हमारे खिलाफ एक संगठन भी बन रहा है। मतलब भूमिगत से कहने का मतलब ये भूमि के अंदर छुप करके, अब ऐसा नहीं कि जमीन में घुस के, मतलब ये है कि राजा महाराजाओं को पता ना चले, है ना, इसलिए उसका नाम दिया गया था भूमिगत संस्था। ठीक है, तो इटली में ये बनाया गया, फ्रांस में ये रह करके बनाया था, नाम था यंग इटली नामक। तो इसमें इटली के जितने भी युवा हैं जो इसमें शामिल होना चाहते थे वो इसमें शामिल होने लगे, एकत्र होने लगे। अब क्या हुआ कि मैजनी का ये जो क्रांतिकारी हरकत था ना, ये देखकर फ्रांस का सरकार भी इनके ऊपर दबाव बनाने लगा। तो ये डर के मारे वहाँ से भी भाग गया। लास्ट में क्या किया, ग्यूसेप मैजनी फ्रांस से भी भाग करके अब पहुँच गई है स्विट्जरलैंड। कहाँ पहुँच गए? तो ये चल गए भाई स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड पहुँच जाते हैं। स्विट्जरलैंड में जा कर के ये वहीं पर रहने लगे। इधर क्या हुआ, जो 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली नामक जो संस्था बना दिया था, उसके कुछ युवा भी जो है कि विद्रोह वगैरह कर रहे थे। लेकिन यूरोप का ही एक देश है ऑस्ट्रिया नामक देश, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऑस्ट्रिया का जो राजा महाराजा था, उनको ये बात पचती ही नहीं थी। उसको लगता था भाई क्यों हमारा ये विरोध करेगा। तो वो क्या करते थे, जैसा ही यंग इटली नामक में जितने भी युवा वगैरह जुड़े थे, कोई आंदोलन वगैरह करने आते थे, तुरंत ऑस्ट्रिया के जो राजा महाराजा है उनके द्वारा उस क्रांति को दबा दिया जाता था, समझे। अब क्या क्या, स्विट्जरलैंड में इधर जाकर के ग्यूसेप मैजनी बैठे हुए हैं। ये सोच रहा है कि भाई ऐसे काम चलने वाला है नहीं, राजा महाराजा का बहुत पुराने समय से वर्चस्व रहा है। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड में रहते रहते 1834 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में ही यंग यूरोप क्या बनाया, यंग यूरोप नामक एक संस्था का स्थापना कर दिया। ठीक है, ये भी एक भूमिगत संस्था था, यानी कि इसमें भी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे थे चुपके से। तो यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कर दिया। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? तो भाई बर्न में। वही सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख रहे ना। ग्यूसेप मैजनी गुप्त भूमिगत संस्था की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में कहाँ पर किया? तो बर्न में किया। कहाँ थे उस वक्त? ये स्विट्जरलैंड में थे। 1834 ईस्वी में ये बनाते हैं ये संस्था। ठीक है, अब ये बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यंग यूरोप नाम से ये बनाया है। इसका मतलब यूरोप में कई सारे देश हैं, तो उसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक कि फ्रांस भी, याद रखिएगा, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और फ्रांस के भी कई सारे क्रांतिकारी युवा इस यंग यूरोप नामक समाज में जुड़ने लगे, समझे। तो कई सारे देश वगैरह इसमें जो है धीरे धीरे एक्टिव हो गए थे। हालांकि आगे चल करके ग्यूसेप मैजनी स्विट्जरलैंड से भी निकाल दिया जाता है उसको, तो आगे चल करके ग्यूसेप मैजनी की मौत भी हो जाती है। लेकिन उन्होंने जो है ना युवा वगैरह में ये आक्रोश जगा दिया था, ये भाव जगा दिया था कि भाई हम लोग को ना इस राजा महाराजा के चंगुल में रहना नहीं है, हम लोग को स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए।
यहाँ पर लोकतंत्र रहना चाहिए। तो पोलैंड के भी निवासी वगैरह यही चाहने लगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली सब लोग यही चाहने लगे थे। तो धीरे धीरे सब लोग जाग गए और आगे चल करके आप सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में ही, गैरीबाल्डी जो पेशे से नाविक था, गैरीबाल्डी हुए, काउंटर कावर हुए, ये सब ने मिल करके समाज को जगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और एंड में जाकर के 1861 ईस्वी में इटली जो है पूरी तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि लोकतंत्र के लिए। हालांकि ये किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं था, ये राजा महाराजा से पीड़ित था। तो राजा महाराजा से छुटकारा इनको 1861 ईस्वी में इटली को जाकर के मिलता है। तो विशेषकर यही कहानी है, ज़्यादा डिटेल में इसमें क्या समझा है, बस यही याद रखिएगा कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 ईस्वी में फ्रांस में रहकर करते हैं कौन, ग्यूसेप मेजनी। और स्विट्जरलैंड में रह करके यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना 1834 ईस्वी के बर्न में ये करते हैं। वही सवाल यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कहानी इसका। यदि सही लगा हो सुनने में तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, याद रखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यही हुआ कि भाई ग्यूसेप मेजनी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता था भाई। इसने यही किया कि युवा में ना ये जोश जगा दिया था, आक्रोश आ गया था सभी युवाओं के, भाई हमको चाहिए अपना स्वतंत्र राष्ट्र। तब जाकर के ये हुआ। तो बहुत बड़े इनके योगदान रहे हैं भाई। इटली वगैरह हो, फ्रांस हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, इन सबको यानी कि लोकतंत्र बनाने में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और रह ही गए हैं, देख ही लेते हैं इसको। कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आग जलाना सीखा या पशुओं को पालना, पहिया बनाना, अनाज उपजाना। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किन चीज़ों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की नहीं, विष्णु की नहीं जी, इंद्र और वरुण की भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। होमवर्क के रूप में आप बताइएगा। भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कह रहा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज का नाम क्या था। अनाज कौन से थे मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज को उपजाया गया। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बताइएगा इसका जवाब सभी लोग कमेंट करके। और अभी 20 में से कितना आपका सही हुआ ये कमेंट करके बताइएगा अपने नाम के साथ। वैसे नाम तो आपका आ ही जाएगा, या फिर हो सके तो अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्लास में आपका नाम भी ले लिया जाएगा। हाँ, और इसका जवाब जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे आप कल की क्लास में, यानी हिंदी के क्लास में वापस। तब तक के लिए जय हिंद।